ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। तो सभी लोग नए हैं, सबसे पहले आप प्लीज इंश्योर कीजिए मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को। प्लीज एक बार मैसेज कीजिए सबको क्लियरली आवाज आ रही है मेरी। ओके ग्रेट। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग न्यू हैं, क्या सबकी पहली क्लास है? ऐसे भी काफी सारे लोग हैं, तो कुछ लोग होपफुली कुछ लोग और भी आ रहे होंगे। ऑब्वियसली काफी सारे लोग आ रहे होंगे अभी। तो तब तक के लिए देखो मैं बता दूं लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो आप काफी सारे लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो वैसे आपने क्या पढ़ा हुआ, जितने सारे नए लोग हैं? तो फायका अजीज, माज अहमद, मोहम्मद जीशान, जियान। तो क्या पढ़ा हुआ है वैसे? अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है? आई थिंक यू ऑल आर न्यू, सभी लोग नए हैं। तो क्या पढ़ा हुआ, कुछ थोड़ा सा बताएंगे या कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ? मैट्रिसेस? नहीं नहीं, मिस 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 न्यू क्लास में आपने क्या पढ़ा हुआ है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 बोले तो कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक पढ़ा हो? पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर 1? दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये कंप्लीट किया? ओके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फाइका ने रिप्लाई किया, ठीक है। तो आप थे लास्ट क्लास में फाइका? अच्छा, काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इमाम डॉक्टर, ओके ठीक है ठीक है। पीसीएम से हैं, सो दिस इज क्लास फॉर बायोलॉजी। तो पीसीएम वाले बच्चों के लिए नहीं है। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं माज, माइट भी आपने गलती से ज्वाइन कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बिकॉज दिस इज बायोलॉजी क्लास। ठीक है, बाकी लोगों का क्या सीन है भाई? बाकी लोग जूहा, जान इमाम, रेयान अली, मोहम्मद जीशान, बाकी सब लोग तो बायोलॉजी के हैं ना भाई? यस। हाय रेयान, हाउ आर यू?
ओके, बाकी सब लोग बायोलॉजी के हैं, ठीक है। राइट राइट राइट। आपको आवाज नहीं आ रही वलीद? ओके वलीद, आवाज नहीं आ रही आज? बाकी लोगों को आ रही है? वलीद एक बार रिकनेक्ट करो प्लीज। ठीक है, तो वॉइस क्लियर है। वलीद एक बार आप रिकनेक्ट करो, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम एट योर एंड। ठीक है, तो देखिए आप शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से काफी टाइम हो गया है ना? और क्योंकि वलीद बाकी लोगों को वॉइस आ रही है मेरी, ठीक है, तो एक बार रिकनेक्ट करते हैं, है ना? सबको आ रही, ओके फाइन। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया था, कंप्लीट कर दिया था ना, जो जो लोग थे, ठीक है। और जो नए आ रहे होंगे उनको बता देता हूँ कि आपको मैं बैकअप क्लास में कंप्लीट कराता चलूंगा, साथ में जो लोग नए ज्वाइन करेंगे हमें, है ना, उन्हें मैं बैकअप क्लास में कंप्लीट कराता चलूंगा। और जो लोग पहले से थे उन्होंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो हम लोग सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना? तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बोर्ड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, और फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको कहीं पे भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको लगे, तो आपके पास दो तरीके हैं, माइक्रोफोन ऑन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, या इन केस आपको लगेगा आपका माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा है या आप नहीं बोल सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब जो लोग आएंगे वो लोग ज्वाइन करते रहेंगे। लोग लुक, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो लोग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेनली बात करेंगे। तो जब हम प्लांट की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम लोग पढ़ेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो, जब प्लांट के हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उसका एक्चुअली फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर होती क्या चीज है, सबसे पहले बात। तो प्लांट में हम देखते हैं कि व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब हम बात करते हैं, तो प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आते हैं, वो होते हैं फ्लावर। तो फ्लावर ही जो होते हैं, फ्लावर बनते क्यों हैं? क्योंकि प्लांट को रिप्रोडक्शन करना होता है, इसीलिए फ्लावर बनते हैं। अब देखो फ्लावर एक्चुअली होते क्या है, व्हाट इज अ फ्लावर। अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लावर कैसे बनता है या फ्लावर एक्चुअल में होता क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्लावर क्या होता है। फ्लावर इज दैट इज द इट इज मॉडिफाइड। तो फ्लावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज मॉडिफाइड, मॉडिफाइड शूट, है ना। तो जो लीव्स का वर्ल होता है मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड शूट्स होती है। तो मेनली मॉडिफाइड जो अपर पार्ट होता है वो मॉडिफाइड होकर के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें लीव्स ही होती हैं, तो लीव्स क्या कन्वर्ट हो जाती हैं? तो फ्लावर की जो फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं, दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ लीफ। तो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, है ना। तो पेटल्स हो गई, सेपल्स हो गए, दे ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लीव्स गेट मॉडिफाइड, गेट modified into reproductive structure, reproductive structure। तो होता क्या है, ये जो लीव्स होती हैं यही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो लीव्स होती हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक बार देख लेते हैं कि आखिर लीव कैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, या फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। अब देखिए जब फ्लावर के हम लोग पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले पार्ट में फ्लावर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर रखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए ये हो गया हमारा फीमेल वाला पार्ट, है ना? तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं फीमेल वाले पार्ट से। फीमेल वाला जो पार्ट होता है ये ऊपर की तरफ थोड़ा-सा ऐसे चौड़ा-सा और नीचे की तरफ थोड़ा-सा ऐसे गोल-सा सर्कुलर बॉटल साइज शेप का होता है, ठीक है ना? ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, इस कंप्लीट पार्ट को, इसको हम लोग कहते क्या है? इसके लिए इन जनरल हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं कार्पेल, ठीक है? आप इसको कार्पेल कहते हैं। कार्पेल देखिए एक नॉर्मल टर्म है, ये कार्पेल एक साइंटिफिक टर्म नहीं, ये एक इंग्लिश टर्म है। तो एक्चुअल में कार्पेल क्या है? कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। एक्चुअल में इसे हम बायोलॉजिकली क्या बोलेंगे? तो बायोलॉजिकली अगर इसे बोलने को लिए कहा जाए तो हम इसे बोलेंगे गाइनोसियम, गाइनो तो इसे हम गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? गाइनोसियम को या फीमेल पार्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइनोसियम और कार्पेल इसको हम कहते हैं दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसी के साथ में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर में रखा होता है। तो जो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा प्लांट जो होता है, ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से रखा होता है, या यूं कहूं मैं कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा होता है। ये जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा होता है, ये वाला प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं? इस प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। तो देखो थैलेमस क्या है? थैलेमस वो प्लेटफॉर्म है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो थैलेमस स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये वो पार्ट है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं, मीन्स फ्लोरल पार्ट अगर हम बात करें, तो उस पे फ्लोरल अपेंडेजेस सभी रखे हुए होते हैं। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर ली जाए। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहीं से निकल करके इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन जाते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इनको भी हम नॉर्मली क्या कहते हैं? इन्हें हम नॉर्मली स्टेमेन कहते हैं, है ना? तो इनको तो आप नॉर्मली स्टेमेन कहते हैं। लेकिन टेक्निकली या बायोलॉजिकली यूं कहूं तो इनको क्या कहा जाएगा? टेक्निकली या बायोलॉजिकली आप ऐसे, हालांकि आपने 11th में बात पढ़ा होगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं। इसको हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम, इसे हम एंड्रोसियम कहेंगे। एंड्रोसियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोसियम आपका, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में बाकी अगर पार्ट की अगर हम बात करें तो बाकी पार्ट्स में आपने देखा होगा कि बाकी ऊपर कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जो कलर्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको आप पेटल्स बोलते हैं, ठीक है? आपने 11th में टेक्सोनॉमी वाले पार्ट में पढ़ा होगा, इसको आप बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? दे आर कॉल्ड पेटल्स। तो पेटल्स एक तो पाए नहीं जाते, जो कलर्ड पंखुड़ियां होती प्लांट की, फ्लावर की, उनको आप पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स का जो कलेक्शन होता है, जो वर्ल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कोरोला, इसे हम कोरोला कहते हैं, ठीक है? जिशान चैप्टर 1 हो गया है। चैप्टर 1 मैंने कराया है और मैं बैकअप क्लास में फिर से कराऊंगा। हम लोगों ने चैप्टर 1 लास्ट 2 क्लासेस जो की हैं उसमें चैप्टर 1 में करा चुका हूँ। और चैप्टर 1 में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ था, जो लोग थे, कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कीज क्या होती हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे ना, है ना? 2 क्लासेस हमारी लास्ट हुई है ना, तो लास्ट 2 क्लासेस में हम यही तो पढ़ रहे थे। लास्ट 2 क्लासेस जो हुई जीशान, लास्ट 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इसके पहले 2 क्लास हुई है ना, उन 2 क्लासेस में मैंने आपको यही बताया हुआ था, चैप्टर 1, ठीक है? और चैप्टर 1 में जितने रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं, एसेक्सुअल मेथड जितने होते हैं, वो हमने पढ़ाया था। मैंने सिनगैमी वगैरह भी आपको बताया हुआ था, है ना? माइट भी आप लास्ट 2 क्लासेस में नहीं रहे होंगे, तो जब भी बैकअप क्लास होगी तो हम लोग चैप्टर 1 फिर से एक बार दोबारा करेंगे। जो लोग आपके साथ में काफी सारे नए लोग होंगे, है ना? आप थे लास्ट 2 क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं भाई, लास्ट 2 क्लास में मैंने आपको कराया ना चैप्टर 1 में माइक्रो प्रोपगेशन। अरे लास्ट क्लास में तो कराया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ा रहा हूं अभी तो मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ा रहा हूं फ्लावर में। लास्ट क्लास में तो हमने कंप्लीट कर लिया था।
हाँ चैप्टर 1 का, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिशान दोनों क्लास ज्वाइन किए, लास्ट क्लासेस सभी ज्वाइन किए? ओके चलो कोई बात नहीं, फिर से बैकअप क्लास में पूरा चैप्टर 1 फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हालांकि उसमें कुछ खास है नहीं, फिर भी हालांकि मैं फिर से रिपीट करूंगा। गैमेटोजेनेसिस वगैरह हो गया, नहीं गैमेटोजेनेसिस तो इसमें है ना, अभी इसमें पढ़ाऊंगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, oogenesis क्या होती है, ये सब इसमें पढ़ाएंगे, है ना, ये तो इसका पार्ट है, चैप्टर 2 का पार्ट है, ठीक है। उसमें तो सिर्फ ये है कि 3 पार्ट, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और फिर उसमें शॉर्ट शॉर्ट में दिया है सिनगैमी क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है। तो हाँ अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, राइट, ये चैप्टर 2 है, इसी में गैमेटोजेनेसिस है, मीन स्पोरोजेनेसिस और oogenesis में, ठीक है। ओके तो अब इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि जो पेटल्स हैं, पेटल्स के कलेक्शन को हम लोग कोरोला कहते हैं, है ना, ये बात हालांकि आप पढ़ चुके होंगे 11th में। और देखिए इसके नीचे कुछ ऐसे पाए जाते हैं, ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जब ये फ्लावर बर्ड की कंडीशन में होता है तो ग्रीन स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और जब बर्ड ओपन हो जाती है तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ये लगे हुए रहते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं परसिस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इनको हम सेपल्स बोलते हैं, और बहुत सारे सेपल्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स कहते हैं। तो कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कैलेक्स का फंक्शन क्या होता है, कैलेक्स का एक एक चीज का मैं फंक्शन बताता हूँ। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस हमारा वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे जाकर के बाकी के फ्लावर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो फ्लावर के जो स्ट्रक्चर हैं वो रखे हुए होते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि थैलेमस हमारा दिस इज अ प्लेटफॉर्म, तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन करता है। ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल फ्लोरल अपेंडेजेस आर फाउंड। कैलेक्स का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। और कब प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन एज प्रोटेक्शन एट बर्ड स्टेट। तो जब भी फ्लावर बर्ड की स्टेट में होता है ना, तो उस समय ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हालांकि इनका फंक्शन खत्म हो जाता है, दे आर जनरली ग्रीन, और ये फोटोसिंथेसिस का भी फंक्शन करते हैं। साथ में आ जाते हैं पेटल्स पे। पेटल्स का फंक्शन क्या होता है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में भाई कैसे हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं कि दे अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन हो गया पॉलिनेशन में हेल्प करना। एंड्रोसियम क्या है, दिस इज मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कार्पेल की या गाइनोसियम की, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव। पॉलिनेशन क्या होता है अभी सब बताता हूँ जिशान, ये चैप्टर 2 है, राइट। पॉलिनेशन क्या होता है सब बताता हूँ अभी। अभी तो जस्ट हमने अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, अभी तो मैं सिर्फ आपको पार्ट बता रहा हूँ। पॉलिनेशन इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। देखो पॉलिनेशन होता क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे स्टेमेन से पॉलिन ग्रेन का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाना, दिस दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होने को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं मैं ये भी बताऊंगा, पॉलिन ग्रेन बनते कैसे हैं ये भी बताऊंगा। होप सबने नोट कर लिया, रिमूव कर दूं स्ट्रक्चरल पार्ट में, किसी को कोई डाउट? अच्छा, राइट राइट। और एक और बात तब तक बताओ, जब तक बाकी लोग नोट कर रहे हैं तो सब लोग मुझे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या चीज है, कोई बात नहीं वाली, आप नोट कर लो। क्वेश्चन का मुझे एक आंसर दो। एक क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पार्ट है ना ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये पार्ट मेल को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहे एनिमल्स की बात करो चाहे प्लांट की, पूरे बायोलॉजी में मेल फीमेल का यही मतलब होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये यही सिंबल क्यों यूज करते हो, ये सिंबल है क्या चीज। मीन्स मैंने आपसे ये पूछा कि ये क्वेश्चन ये है, दिस इज सिंबल ऑफ फीमेल, इट्स यूनिवर्सल रहेगा, एंड दिस इज यूनिवर्सल
biological symbol of male? It's very interesting. Will somebody tell me? ये तो पता होना चाहिए. This is very basic kind of question, but it's interesting as well. बताओ भाई लोगों. जूहा, जियान, वलीद, रेहान, प्रांजल, जिशान. बहुत सारे लोग हैं भाई. बताओ भाई कितने सारे लोग हैं. बोलिए भाई. पाकिया, सॉरी, पाइका. ये जितने सारे लोग हैं कोई भी बताओ. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो. किसी को नहीं पता है. ऐसा हो ही नहीं सकता भाई. somebody must know. मैसेज करो जिसको आता हो. व्हाट इज दिस? बोलिए भाई. दिस इज बायोलॉजिकल यूनिवर्सल सिंबल. चाहे आप मेडिसिन में बात करो, चाहे आप मतलब बायोलॉजिकली किसी भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट की बात करें. दिस इज यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फीमेल एंड दिस इज यूनिवर्सल सिंबल ऑफ मेल. तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई नहीं बताएगा. अरे भाई, रेहान हो क्या तुम? रेहान, आर यू देयर? रेहान हो तो बताओ भाई. रेहान नहीं पता. अच्छा कोई बता रहा है. somebody is telling me. नो. अच्छा चलो देखो. एक्चुअली क्या है, होप आप सब लोग नोट कर चुके होंगे, है ना? तब तक मैं बता देता हूं. मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था. ये वाला जो है ना, ये सिंबल, ये इस तरह से जो बनता है, ये सिंबल जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली मिरर ऑफ वीनस. दिस इज कॉल्ड मिरर ऑफ वीनस. this part is called, this is called मिरर ऑफ वीनस. ये वीनस का मिरर है. एक्चुअली ये ग्रीक सिंबल है. इसको हमने ग्रीक कल्चर से उठाया, यूनान से, जिसको यूनान कहते हैं, ग्रीक कल्चर है. तो ग्रीक से हमने उठाया और ये सिंबल जो है ये मिरर ऑफ वीनस है. वीनस कौन है? वीनस इज गॉडेस ऑफ ब्यूटी. ठीक है. तो वीनस का ये मिरर है, इसीलिए फीमेल का सिंबल है. राइट. ये वाला जो पार्ट हमने उठाया, ये नीचे वाला तो ग्रीस है. दिस वन ग्रीक पार्ट. ठीक है. ये सिंबल जो हमने उठाया, हालांकि इसको भी हमने ग्रीक से ही उठाया हुआ है, लेकिन दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम, इट इज स्पार्टन. दिस इज स्पार्टन शील्ड. ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज स्पार्टन शील्ड. और इसके साथ में ये जो एरो वाला सिंबल है, दिस इज स्पीयर. ये स्पार्टन की शील्ड और भाला है. दिस इज सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी. मैस्कुलिनिटी. तो ये मैस्कुलिनिटी का सिंबल है, इसीलिए इसको हम मेल मानते हैं. और ये वाला जो सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ ब्यूटी. ठीक है. क्योंकि ये वीनस का मिरर है, इसीलिए हम इसको फीमेल सिंबल मानते हैं. So that is the reason behind it. In biology we have taken it from the Greek. तो बहुत सारी चीज बायोलॉजी में जब हम लेते हैं, आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा 11th में, तो जब हम बहुत सारी चीजें लेते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें या तो ग्रीक से उठाई गई हैं या फिर वो लैटिन से ली गई हैं. तो लैटिन या ग्रीक टर्म से लिया गया है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज सिंबल ऑफ बिहाइंड इट. ठीक है. नथिंग एल्स. अब देखिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. लैटिन क्या होता है सर? लैटिन यार देखो लैंग्वेज है. पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है, सभी जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जितने लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि पूरे वर्ल्ड में दो ही लैंग्वेज थी. एक तो लैटिन. तो लैटिन मेनली साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई. दूसरी संस्कृत. तो दो जो लैंग्वेज है ये मदर ऑफ लैंग्वेज है. लैटिन से ही बाकी सब बनी, फ्रेंच, जर्मन वगैरह वगैरह. बाकी लैंग्वेज संस्कृत से बनी. इन दोनों को मदर ऑफ लैंग्वेज माना जाता है. लैटिन को माना जाता है दिस इज डेड लैंग्वेज. संस्कृत अभी थोड़ी थोड़ी जिंदा है. लैटिन को हम डेड लैंग्वेज मानते हैं. इट्स ए लैंग्वेज जो एंशिएंट टाइम पे बहुत बोली जाती थी. सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज यही थी, लैटिन. सॉरी. अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना? सबने नोट कर लिया? ओके. ओके. अब देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन इन प्लांट, है ना? मेल सॉरी सेक्स ऑर्गन इन प्लांट.
अब देखिए जो मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट में, है ना, ये कौन है? तो हमने ये देखा कि ये वाला जो पार्ट अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इस तरह से आपको जो दिखाई देने वाला एक पार्ट था, इसको हमने कहा था, इस कंप्लीट पार्ट को आपने बोला दिस इज कॉल्ड स्टेमन, है ना, इस पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं। तो इस पार्ट को हमने कहा स्टेमन। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और यहां से एंथर और फिलामेंट ये मिल करके जहां से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये वाला पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव। अब देखो होता क्या है, अगर ये जो स्टेमन वाला पार्ट है, एंथर वाला पार्ट है, इस एंथर वाले पार्ट को हम लोग ट्रांसफर सेक्शन इसको काट के देखते हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, है ना। ये जो पर्टिकुलर स्टेमन वाला पार्ट है, ये आप थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं। अगर आप इनलार्ज करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना। इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम यहाँ से काट के देखें, इसको हम लोग जब हम किसी चीज को ऐसे काटते हैं तो आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो ये इसकी टीएस है। टीएस बोले तो ट्रांसफर सेक्शन, है ना, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, इट इज ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन। आप जब इसको ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरह का। इस तरह से हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ और भी अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। देखिए अब यहां पर क्या है, समझिएगा बात को। स्टेमन के अंदर, है ना, इस स्टेमन के अंदर यहां पर ये जो है ना, इनको हम लोब्स कहते हैं, ठीक है ना। दीज पार्ट आर कॉल्ड लोब्स। तो हम ये कहते हैं कि जो स्टेमन होता है एंजियोस्पर्म का, वो कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड बोलने के पीछे ये रीजन होता है कि ये इस तरह के बाई लोब, दो ये लोब होते हैं, है ना, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, इस तरह से दो लोब पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक और खास बात, इसमें जो कनेक्टिव वाला पार्ट है, फिलामेंट वाला जो पार्ट है, वो फिलामेंट वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ से ऐसे ये, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कनेक्टिव, ठीक है। ये कनेक्टिव पार्ट होगा। अब कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? देखिए कनेक्टिव से क्या होता है, यहां से फिलामेंट जुड़ा होता है और इसी से न्यूट्रिशन आता है। तो कनेक्टिव से आता क्या है? कनेक्टिव में होती है जाइलम पाई जाती है, जाइलम प्लस साथ में इसमें पाई जाती है फ्लोएम। और आप सबको ऑलरेडी पता है कि जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को लेकर के आना, है ना, और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को लेकर के आना। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे बनेंगे जाकर के, इसके अंदर बनेंगे जाकर के पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है। पॉलन सैक का क्या मतलब होता है? वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बंद है, ऐसे सैक को, ऐसे स्ट्रक्चर को, मतलब सैक माने तो वैसे बोरा होता है ना। तो ये जो पैकेट है इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बंद हैं, इन स्ट्रक्चर को हम पॉलन सैक बोलते हैं। एंड दिस रेड कलर स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन, राइट। तो अब देखो यहां पर इस तरह के कितने स्ट्रक्चर हैं? 4 स्ट्रक्चर हैं, है ना। इन स्ट्रक्चर को, इन पॉलन सैक को हम और किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं? इन्हें हम स्पोरेंजिया से कवर करते हैं, स्पोरेंजिया से करते हैं कंपेयर, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ये कैसे होते हैं? बाइलोब और कितने? टेट्राड, ठीक है, टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है कि इसके अंदर 4 पॉलन सैक, 4 पॉलन सैक पाए जाते हैं, या यूं कहूं टेक्निकली इनके अंदर 4 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, 4 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे अभी अभी देखिए, अब ये लोब बाइलोब्ड क्या है? इसमें 2 लोब हैं, मतलब 2 लोब है इसमें, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड हो गया। सो दिस इज बाइलोब्ड एंड टेट्राड, जो हमारा एंथर होता है। कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? कनेक्टिव का फंक्शन होता है इसको वाटर और फूड की सप्लाई करना। मैंने आपसे बोला कि हम लोग इसके अंदर जो पॉलन सैक है इनको स्पोरेंजिया से कंपेयर कर रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पूरा का पूरा जो स्टेमन,
तो अभी मैंने जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नीट का क्वेश्चन है, प्योरली नीट का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि आप पॉलन सैक को कंपेयर कर सकते हैं, पॉलन सैक, पॉलन सैक। तो मैंने आपसे बोला कि आप सीधे सीधे पॉलन सैक को स्पोरेंजिया से स्पोरेंजिया से कंपेयर कर सकते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग स्टेमन को किससे कंपेयर कर सकते हैं, बताइए। स्टेमन को क्या कह सकते हैं? इसे कोन कह सकते हैं, स्पोरोफिल कह सकते हैं, स्पोरेंजिया, इसी को स्पोरेंजिया, इसको इसी को स्पोरेंजिया बोलेंगे। बताओ भाई इसको क्या कह सकते हैं, बताएंगे, कौन बताएगा? प्लीज क्वेश्चन कीजिए, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है। हमें इसी क्लियरिटी के साथ में पढ़ना है, क्वेश्चन बाहर से कहीं से नहीं आता, क्वेश्चन यहीं से आएगा। बताओ भाई कौन बताएगा? और कोई डेयरिंग? बताओ भाई कौन है डेयरिंग बंदा? बोलिए बोलिए जल्दी बताओ भाई। हु इज गोइंग टू टेल अस? कौन बताने वाला है? अच्छा कोई है, देयर इज समवन। स्पोरोफिल, क्या बात है, वलीद ने बताया, एकदम सही बताया, बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसे स्पोरोफिल कहेंगे, बहुत बढ़िया। तो देखिए स्टेमन को हम लोग कहेंगे स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल कहने का मतलब क्या होता है? स्पोरोफिल मैंने अभी आपको बताया कि ये लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। और लीव्स का मतलब फिल्स माने होता है लीव्स, और ऐसी लीव जो स्पोर को बियर करे, ऐसी लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी लीव्स को हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। ऐसी लीव जो स्पोर को बियर करे, है ना। तो मैंने आपको बताया था अभी स्टेमन जो होते हैं दे आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, है ना। तो आप ऐसी लीव्स को स्पोरोफिल कह सकते हैं, ठीक है, राइट। सो होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है सबको? ठीक, तो नोट करेंगे, चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। अब मैं आपको जो लिखवाता जाऊंगा साथ में नोट्स लिखवाता जाऊंगा। जो भी मैं आपको स्क्रीन में लिखता हूं, इस व्हाइट बोर्ड में लिखता हूं, आप वो लिखते जाएंगे, और इसके साथ साथ में आपको मैं जो नोट्स बोलकर लिखवाऊंगा वो आपको लिखना होगा। तो नोट करेंगे, फर्स्ट मेल सेक्स ऑर्गन्स, है ना। थीका मीन्स क्या होता है? थीका मीन्स होता है वॉल। थीका मीन्स होता है, थीका मीन्स होता है वॉल। थीका स्टैंड्स फॉर, थीका इज अ वॉल, एंड थीका, थीका स्टैंड्स फॉर वॉल, नथिंग एल्स, ठीक है, ओके। और कोई डाउट? तो देखो जैसे क्या है, डाइथिकस समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, तुम इसलिए पूछ रहे हो कि डाइथिकस तुमने पढ़ा होगा। देखो डाइथिकस का मतलब होता है कि ये वाला जो है ना, ये वाली जो वॉल है, ये वॉल, यहाँ पे जो वॉल है, इस वॉल के इधर वाला एक थीका और इस वॉल के इधर वाला एक थीका होता है। तो वॉल के दोनों तरफ, इसीलिए डाइथिकस, इसमें दो लोब पाए जाते हैं, बाइलोब या डाइथिकस आप उसको बोल सकते हैं, एक ही बात है, बाइलोब और यू कैन से डाइथिकस, ठीक। तो नोट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, stamens are male reproductive structure. नोट करिए, stamens are male reproductive structure. सर मेल के बाद stamens are male reproductive structure where we compare them रिप्रोडक्टिव structure where we compare them with sporophyll, where we compare them with sporophylls, स्पैम के बाद where we compare them with sporophyll, with sporophyll, sporophyll, full stop. Anthers are कंटिन्यू करना है सर। नेक्स्ट पॉइंट है, एंथर्स आर डाइथिकस। आवाज सबको आ रही है ना मेरी, क्लियर? एंथर्स आर
डाइथिकस तो और स्पेलिंग क्या है सर? ये जो लिखा है ये डाइथिकस, DITHUS है ना। एंथर्स आर डाइथिकस और एक मिनट में मिला नहीं बाइलोब। सर, कहाँ है? ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये नहीं, ये डाइथिकस, ये जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है। एंथर्स आर यस सर। डाइथिकस है ना, डाइथिकस आर और बाइलोब, आर बाय लोब। बाइलोब फुल स्टॉप। every lobe contain two pollen sac, कंटेंट्स two pollen sac, two pollen sac, that is, there are total 4 pollen sac, 4 four. There are total 4 pollen sac in each anther. Full stop. We compare pollen sac with विथ क्या बोल रहे सर? एक मिनट। we कौन सा है? compare we compare pollen sac with sporangia, विल with WITH, with, we compare pollen sac with sporangia, full stop. ओके सर। The filament नेक्स्ट पॉइंट। next point है, the filament join anther at connective, filament join anther at connective, कनेक्टिव। फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी में लिखेंगे connective contain vascular bundle, कंटेंट्स के बाद सर? vascular bundle, xylem and phloem, this one, xylem and phloem, बंडल के बाद सर जाइलम में खोलो। हाँ, vascular bundle, xylem and phloem, which provide xylem and phloem, which provide nutrition to developing pollen grains, which provide nutrition to developing pollen grains, है ना। ठीक है, अब देखो हम लोग आ जाते हैं कि किसी भी स्टेमेन का डेवलपमेंट। पहले आप बताइए, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो प्लीज क्वेश्चन पूछिए, जिसको भी डाउट हो, जहां पे भी प्लीज, कोई भी जिसको कहीं पे भी डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अगर सबको क्लियर हो तो फिर मैं इसको रिमूव करके फिर आगे बढ़ता हूं। अगर आपको क्लियर हो तो मैं रिमूव करके आगे बढ़ता हूं, और अगर नहीं क्लियर तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए, तो मैं समझ लूं सबको क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, होप सबको क्लियर हो गया है ना।
ओके, ग्रेट रेहन, ठीक है। अब देखिए, फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है ना, और ये कैसे डेवलप होते हैं। अब देखिए, तो अब हमारा नेक्स्ट है द स्टेमन, द स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरोफिल, हेडिंग है ये। हाँ, माइक्रोस्पोरोफिल डेवलपमेंट। तो अब देखते हैं कि आखिर माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि स्टेमन को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, है ना। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, है ना, किस तरह से डेवलप होते हैं और कैसे कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ये स्टेमन, तो स्टेमन में हमने ये पढ़ा कि दो लोब होते हैं, है ना। टीएस हमने करके देखा था, तो ये देखोगे आप, तो ये थोड़ा सा ऐसा बीच से डिवाइड तो नहीं होता, ऐसे बीच से एक तरह से डिवाइडेड ही है, ठीक है। तो डाइथिकस मतलब दो थिका इसमें है, ठीक है, डाइथिकस हो गया। और यहाँ से जो फिलामेंट जुड़ा हुआ है ये कनेक्टिव वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, है ना। तो डाइथिकस हो गया। जब हमने इसको काट के देखा तो इसका स्ट्रक्चर देखा। अब देखो थोड़ा सा इसका एनाटॉमी में देखते हैं। तो हम इसका ट्रांसफर सेक्शन थोड़ा सा डिटेल करते हैं, आप देखते जाइएगा ध्यान से। एक में बड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो ये इसमें 4 लोग हो गए, है ना। अब इसमें क्या है कि जो सबसे आपकी ऊपर वाली, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, तो सबसे ऊपर वाली लेयर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग एक्चुअली एपिडर्मिस कहते हैं, है ना। ये एपिडर्मल लेयर है। और सब में, सब जितने सारे प्लांट पाए जाते हैं सब में एपिडर्मल लेयर पाई ही पाई जाएगी। तो ये जो आउटर वाली लेयर हो गई, दिस आउटर लेयर, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मल लेयर, है ना। इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। इसके नीचे की तरफ कुछ एक और लेयर पाई जाती है, वो मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ इस तरह, ठीक है। ये इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है। ये जो अंदर एक और लेयर पाई जाती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस, है ना। तो ये हमारी हो गई हाइपोडर्मल, एपिडर्मल लेयर, और एपिडर्मल लेयर के जस्ट नीचे एक पतली सी और लेयर है, दिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। इसे हम हाइपोडर्मिस कहेंगे, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मल लेयर के नीचे 3 और पतली पतली लेयर्स पाई जाती है, और पतली पतली 3 लेयर पाई जाती है। तो एक ये लेयर हो गई, इस तरह की पतली पतली 3 और लेयर पाई जाती है हाइपोडर्मिस के नीचे। ये अंदर जो 3 लेयर है, तो देखो एपिडर्मिस जो हो गई सिंगल लेयर हो गई, हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर हो गई। सो 1 2 3 लेयर पाई जाती है, इनको हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, ठीक है। इस मिडिल लेयर्स के अंदर, है ना, और नीचे एक और लेयर पाई जाती है, ये न्यूट्रिशन का फंक्शन करती है ना। जो अंदर इसके और लेयर पाई जाती है ये थोड़ी सी न्यूट्रिशनल लेयर होती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये जो न्यूट्रिशनल लेयर है इसको हम लोग कहते हैं टैपिटम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टैपिटम। अब जो टैपिटम होता है, इस टैपिटम के अंदर, है ना, बिल्कुल अंदर, अब टैपिटम के अंदर जो लेयर पाई जाती है उसके उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है ना।
तो टैपिटम के अंदर जो लेयर है वहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब स्पोरोजेनेसिस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए ये जो पर्टिकुलर लेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस हो रही है। तो यहाँ पे 4 ये पॉइंट है जहां जहां पे स्पोरोजेनेसिस हो, है ना। तो प्रॉपर यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। तो इस लेयर को हम कह क्या सकते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं क्या है, दिस लेयर इज कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स, इनको बोलते हैं, है ना। तो अंदर स्पोरोजिनस सेल्स है। स्पोरोजिनस सेल्स को और हम क्या बोलते हैं, इनसे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल, इन्हीं को हम स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं, ये जो हाइपोडर्मिस वाली लेयर है, इस हाइपोडर्मिस वाली लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं, एंडोथीसियम। ठीक है, कोई एंडोथीसियम का फंक्शन बता सकता है क्या, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम, और आपको ये पता होना चाहिए। तो एपिडर्मिस, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एपिडर्मिस सिंगल लेयर बनी होती है, एक ही लेयर की बनी होती है। हाइपोडर्मिस या जो एंडोथीसियम है ये सिंगल लेयर की बनी होती है। इनकी खास बात जो जो होती है मैं बताता हूँ। मिडिल लेयर जो होती है ये 1 से 3 लेयर की बनी हो सकती है, 1 to 3 लेयर मोटी हो सकती है। टैपिटम जो होती है नॉर्मली ये भी 1 लेयर की बनी होती है, और स्पोरोजिनस सेल्स ये तो बहुत सारी लेयर की मिलकर बनी होती है। कैन एनीबडी टेल द फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम, कोई भी बता सकता है एंडोथीसियम का फंक्शन क्या है, काम क्या है, बताइए भाई, कोई भी, कोई नहीं। तो चलो अब एक एक ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, अच्छा किसी ने बताया, देखते हैं कौन बता रहा है। वेरी गुड उस्मान, बहुत बढ़िया। इट हेल्प इन डिहाइशंस, नहीं जुहा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, वो तो काम टैपिटम का होता है ना। एंडोथीसियम को उस्मान ने सही बताया, वेरी गुड। डिहाइशंस का ये फंक्शन करती है, मतलब जब स्पोर बाहर आते हैं और एंथर फटते हैं तो उस समय ये फटने में हेल्प करती है। अभी मैं सबके फंक्शंस बताता हूँ, प्लीज नोट करना स्टार्ट कीजिए। होप आपने डायग्राम नोट कर लिया होगा सबने, है ना। अब अगर आपने डायग्राम नोट कर लिया तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ नोट्स लिखवाना, ठीक है। चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला फर्स्ट, द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, epidermis is made up of single layer. It is protective in function. It is protective in function. Help in protection of, help in protection of underlying tissues. So repeat again. हाँ, it is single layer. Repeat again, sir. क्या क्या? Repeat again, sir. हाँ रिपीट कर रहा हूँ, नोट करो। Epidermis is made up of single layer. It is protective in function. It is protective in function, and its function is to protect underlying. Its function is to protect underlying tissues. ठीक है, नेक्स्ट एंडोथीसियम, है ना। एंडोथीसियम आ जाइए। ये मैंने आपको बताया ये एंडोथीसियम सेल है ना।
एंडोथीसियम सेल की एक खास बात होती है, तो नोट करेंगे। एंडोथीसियम, नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोथीसियम इज सेकेंड लेयर ऑफ anther. These cells have a special kind of, इस तरह से इसमें स्पेशल स्पेलिंग सर। क्या सेल्स, एंडोथीसियम ये है ना, ये एंडोथीसियम इज सेकेंड लेयर. These cells have a special kind of thickening which is fibrous in nature, full stop. The cell of, अब देखो यहां वाला, ये वाला जो पार्ट होता है ना, मेरी बात को ध्यान समझना, ये वाला पार्ट जहां से एक ये वाला स्पोरेंजिया और ये वाला स्पोरेंजिया अलग है, ये बीच का जो पार्ट होता है, इस बीच के पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम, है ना, स्टोमियम, इसे कहते हैं स्टोमियम, STOMIUM, स्टोमियम. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों स्टोमियम कहलाता है. तो जब भी एंथर फटेगा तो यहां से फटेगा और यहां से फटेगा, तो स्टोमियम से फटेगा. एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं, बाकी जगह तो थिक वॉल होती है, यहां पे थिन वॉल होती है, तो नोट करेंगे. द endothecium cells are thin walled. Endothecium cells are thin walled at stomium. They help in dehiscence of anther. dehiscence का मतलब होता है फट जाना. They help in dehiscence of anther. dehiscence के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो rupture at maturity. ठीक है. They help in dehiscence of anther. नोट कर लिया. नेक्स्ट पॉइंट 1 2 नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 लेयर ऑफ middle layers. 1 2 3 layer of middle layers are found in anther. They are also, इस तरह की होती हैं, they are also protective in function. They are also protective in function. At the time of maturity, they rupture. तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाती है, ये भी फट जाती है, ये वाली लेयर भी फट जाती है, अपर वाली लेयर भी फट जाती है. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी रप्चर. नेक्स्ट पॉइंट टैपिटम. नेक्स्ट वाली जो लेयर है टैपिटम. ठीक है. So this is tapetum, है ना, TAPETUM, 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 tapetum. अब देखो टैपिटम का फंक्शन क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना. टैपिटम दो तरह की होती है, मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको लिखा देता हूं.
देखो टैपिटम का क्या मतलब होता है, जब यहाँ पे स्पोर डेवलप हो रहे होते हैं तो इनके डेवलप होते टाइम पे ये खुद में डिजनरेट हो जाती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो टैपिटम का मेन फंक्शन है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेकिन मेरी आप बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो टैपिटम एक न्यूट्रिटिव लेयर है। इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, है ना, न्यूट्रिशन। ठीक है। टैपिटम दो तरह की हो सकती है। देखिए, एक तो टैपिटल लेयर जो होती है, समझिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को। टैपिटम एक तो होती है ग्लैंडुलर, है ना। तो टैपिटम दो तरह की हो सकती है, दो तरह की सेल। ग्लैंडुलर, दोनों का काम एक ही होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, लेकिन प्रोवाइड कराने का तरीका अलग अलग होता है। दूसरे का एक और दूसरी क्या होती है, अमीबॉइड। अब ग्लैंडुलर क्या होती हैं? ग्लैंडुलर क्या करती हैं, ये सेल्स एज इट इज रहती हैं, जिस तरह की होती हैं उसी तरह की होती हैं। लेकिन ये करती क्या है, ये धीरे 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 न्यूट्रिशन को रिलीज करने का काम करती हैं। तो दे रिलीज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को सिक्रीट करती हैं, न्यूट्रिशन सीक्रेशन, है ना। तो ये स्टार्टिंग में यंग स्टेज से न्यूट्रिशन का सीक्रेशन करती हैं और सबसे आखिरी में जब पॉलन डेवलप हो जाते हैं तो रप्चर हो जाते हैं। लेकिन अमीबॉइड का दूसरा काम है। अमीबॉइड क्या होती हैं, ये स्टार्टिंग में ही रप्चर हो जाती हैं। रप्चर होने के बाद इनकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है और ये अमीबा की तरह, है ना, अमीबा की तरह ये टहलने लगती हैं। तो इस तरह की होती हैं, ये अमीबा की तरह सेल्स बन के टहलने लगती हैं। और फाइनली क्या होता है कि इनको कंज्यूम कर लिया जाता है, मतलब जो स्पोर्स डेवलप होते हैं वो इनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये क्या, अमीबॉइड इधर से उधर मूव करती हैं और ग्लैंडुलर मूव नहीं करती, अपनी ही जगह पे बनी रहती हैं। तो ग्लैंडुलर वाली यहीं पे देखो, ग्लैंडुलर वाली क्या होंगी, अपनी जगह पे यहीं पे बनी रहेंगी और धीरे धीरे न्यूट्रिशन सीक्रेट करती रहेंगी अपनी जगह में बन करके। लेकिन जो ये अमीबॉइड वाली होती है, यहाँ से टूट के यहाँ पे बीच में आ जाएंगे और चारों तरफ यहाँ पे घूमना सब जगह शुरू कर देंगे और घूम घूम करके सबको न्यूट्रिशन देती रहेंगी और खुद खत्म हो जाएंगी, कंज्यूम हो जाएंगी। तो दोनों के तरीके में फर्क होता है। समझ आया सबको? क्लियर है? ठीक है। टैपिटम की एक और खास बात है। हाँ, टैपिटम की एक और खास बात होती है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। टैपिटम की खास बात क्या होती है, नॉर्मल ऊपर वाली जो सेल्स पड़ी, इन सब में हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है, मतलब सब यूनिन्यूक्लिएट है। लेकिन टैपिटम क्या हो सकती है, ये यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है, बाई बाई न्यूक्लिएट भी हो सकती है, इट में बी बाई न्यूक्लिएट, है ना, और इट में बी मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये तीन तरह की हो सकती है, यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। तो नोट करेंगे, टैपिटम में बी यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, तो यूनिट हाँ, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस। टैपिटम में भी यूनि में लिख देता हूं, यूनि न्यूक्लिएट मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस होगी सेल में। टैपिटम में भी यूनिन्यूक्लिएट, इट में बी बाइन्यूक्लिएट मतलब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो सकती हैं, और इट में बी मल्टी न्यूक्लिएट मतलब इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस हो सकती हैं, एक ही सेल के अंदर ढेर सारी न्यूक्लियस हो सकती हैं। तो ये हर तरह की तीनों तरह की सेल्स हो सकती हैं। टैपिटम में भी यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट, एंड इसी में एंड दे हैव dense cytoplasm and they have dense cytoplasm. they have They have dense they have dense cytoplasm. ठीक है। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है ना। They have dense cytoplasm. Full stop. Tapetum may be of two type. तो tapetum may be of two type. First, glandular,
first glandular and second amoeboid. First glandular and second amoeboid. Full stop. The glandular tapetum are also known as the glandular tapetum. अब देखो glandular को और किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? The glandular tapetum are also known as secretory tapetum. The glandular tapetum are also known as secretory tapetum. इन्हें हम लोग बोलते हैं, साफ साफ लिख देता हूं, क्योंकि सीक्रेट करने का फंक्शन करती है ना. The glandular tapetum are also known as secretory tapetum. They secrete substances. They secrete substances for nutrition, and finally they secrete substances for nutrition. They secrete substances for nutrition. Secrete substances. They secrete substances. No. They secrete substances for nutrition, and finally broke down at the time of nutrients. They secrete substances and finally broke down at the time of maturity. For nutrition. Substances for nutrition, and finally broke down at maturity of pollen grain. Next, at maturity of they finally break down at maturity of pollen grain. लिख लिया? डन. नेक्स्ट है अमीबॉइड. ये वाले है ना, अमीबॉइड वाले, ये वाले टैपिटम को नोट करेंगे. अमीबॉइड टैपिटम. अब देखो, जो अमीबॉइड टैपिटम होते हैं इनको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? अमीबॉइड टैपिटम. इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज पेरीप्लाज्मोडियल. दे आर ऑल्सो नोन एज पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम. हाँ, इसी में कंटिन्यू करना है. हाँ, नेक्स्ट वाला है ना अमीबॉइड. देखो पहला वाला हमने लिख दिया. हमने टैपिटम के दो टाइप बताए मैंने आपको. तो टैपिटम में मैंने पहले बता दिया ग्लैंडुलर आपको लिखवा दिया. अब दूसरा अमीबॉइड लिखा रहा हूं. तो टैपिटम में ही दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियल. अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम. The cells of पेरीप्लाज्मोडियल, ये लिखा हुआ पेरीप्लाज्मोडियल, PERIPLASMODIAL, पेरीप्लाज्मोडियल. अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम. The cells of tapetum dissolve their wall The tapetum, they cells of tapetum
dissolve, the cell of tapetum, dissolve. तो tapetum के बाद हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, द सेल ऑफ टैपिटम डिसॉल्व, भूल जाने वाला डिसॉल्व वाला, ओके सर, dissolve their wall at early stages, at early stages and दे dissolve their तो wall. अर्ली के स्पेलिंग क्या है सर? किसकी? dissolve their wall, अर्ली अरे EARL भाई, अर्ली, अर्ली ये वाला EARL भाई, they dissolve their wall at early ओके stages and provide nutrition to developing spore mother cells, developing spore mother cell, ये लिख दिया मैंने, developing spore mother cells. ओके सर, ठीक है, नोट नीचे लिखो, नोट ओके नीचे एक लिखेंगे नोट, टैपिटम also secrete enzyme and the substances, which makes wall of enzyme and substance which makes wall of pollen grain. टैपिटम मैं आपको एक बार बता दूं, टैपिटम नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टैपिटम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपिटम 2 मार्क में बोर्ड में बहुत पूछा गया, ठीक है, टैपिटम 2 मार्कर क्वेश्चन है आपका बोर्ड का। दूसरा इंडोथीलियम जो सेल है, ये भी आपका बोर्ड का 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये पूछा जाता है कई बार 2 नंबर में सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द पेरिप्लाज्मोडियम और अमीबॉइड टैपिटम या ग्लैंडुलर टैपिटम, तो 2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज बोर्ड के लिए भी याद रखिएगा। अभी तक जिसको यहां तक कोई डाउट हो प्लीज पूछिए, बताइए किसी को डाउट हो, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। किसी को? हाँ किसी ने पूछा। एक बार सर इंडो एशियन से रिपीट कर देंगे सर। हाँ अच्छा रेहान सर, हाउ द टैपिटम सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। सिंपल है, देखो रेहान इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई भी टैपिटम सेल बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट कैसे हो सकती है। तो देखो रेहान, मैंने एक चीज बताई थी कि हमने जब लास्ट क्लास में मतलब सॉरी लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, तो मैंने एक चीज जब मैं तुम्हें बता रहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई सेल डिवाइड होती है, तो सेल के मैं इधर कोने में बताता हूँ, जब कोई सेल डिवाइड होती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले सेल का क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ किसी की न्यूक्लियस डिवाइड हो गई। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पहले तो सेल की न्यूक्लियस डिवाइड होती है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म आपस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोकाइनेसिस। तो किसी भी सेल में पहले, भाई प्लीज माइक्रोफोन बंद कर दो जिसका भी ऑन है ना। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। अब क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? एक न्यूक्लियस थी, पहले वो न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गई और प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। लेकिन कई बारी क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। ऐसी सेल्स में पहले वो बाइन्यूक्लिएट बन जाती हैं, फिर दोबारा क्या हुआ, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हो गई लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ, तो मल्टीन्यूक्लिएट बन गई। तो कोई भी सेल बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट तब बनती है जब उसमें डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, डिवीजन इनकम्प्लीट होता है। तो डिवीजन इनकम्प्लीट डिवीजन में क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं any cell can become binucleate or multinucleate when karyokinesis takes place
बट साइटोकाइनेसिस डू नॉट टेक्स प्लेस। ध्यान समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरह से ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो जाती हैं और बाई न्यूक्लिएट हो जाती हैं। और कोई भाई किसी का क्वेश्चन? रेहान, इज इट क्लियर? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन बताइए भाई, किसी को और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, पक्का? तो आगे मूव किया जाए। ठीक है, तो फिर मैं आगे मूव करता हूं, है ना? किसी का कोई मैसेज नहीं आया, वो इसका मतलब सबको समझ में आ गया। कोई भी डाउट एकदम बिंदास होकर पूछिए। कोई बेसिक चीज भी आपको ना समझ में आए तो आप पूछिए, ठीक है? देखो, पूछने में कोई हेजिटेशन, बशर्ते आपके टॉपिक का होना चाहिए, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ द वर्ल्ड और आउट ऑफ द सब्जेक्ट, है ना? आपके टॉपिक का होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, और कितनी भी बेसिक चीज हो, पूछने में शर्म संकोच नहीं करना चाहिए, ठीक है? और एटलीस्ट टीचर से पूछने में कोई शर्म संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई बेसिक चीज ना समझ में आए तो एकदम फ्रैंकली बिंदास होकर पूछेगा। डोंट थिंक कि अदर क्या सोचेंगे, ठीक है? तो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, राइट? अब देखिए, अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या होगी? देखिए, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। मतलब एंथर का फॉर्मेशन होता कैसे, तो एंथर कैसे डेवलप होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये स्टेमेन हो गया। स्टेमेन में एक सेल्स का गुच्छा होता है ना, दिस इज कलेक्शन ऑफ सेल। तो स्टेमेन का फिलामेंट हो गया, फिलामेंट के ऊपर एक सेल का गुच्छा होता है ना? इन गुच्छों में क्या होता है कि 4 अलग अलग पॉइंट्स पे, यहाँ पे 4 अलग अलग पॉइंट पे डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, इन्हीं पे डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनमें एक सेल बनती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जानने समझ में बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक सेल बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्ची स्पोरियल, आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल पहले, तो ये एक सेल हो गई, ये एपिडर्मिस के नीचे जस्ट, है ना? तो एपिडर्मिस के नीचे एक सेल पाई जाती है, उसको हम आर्ची स्पोरियल सेल बोलते हैं। आर्ची स्पोरियल सेल क्या करती है, डिवाइड करती है ना? अच्छा, डिवीजन कैसा होगा? सिंपल डिवीजन होगा। मतलब सिंपल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस में क्या होती है, एक डिप्लॉइड सेल 2 डिप्लॉइड सेल में डिवाइड होती है। अब इसमें डिवीजन कैसे हुआ, डिवीजन इसमें ऐसे हो गया, इस तरह से एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। जब ऐसा डिवीजन होता है तो इस तरह के किसी भी डिवीजन को हम लोग कहते क्या है, मतलब डिवीजन पेरीफेरी की तरह हो रहा है, इस तरह के किसी भी डिवीजन को हम बोलते हैं पेरीक्लिनल डिवीजन। वी कॉल इट पेरीक्लिनल डिवीजन। तो पेरीक्लिनल डिवीजन हो गया। अब पेरीक्लिनल डिवीजन में 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो। ऊपर की तरफ जो आपकी सेल बनी है, आप उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? देखो, ऊपर की तरफ जो सेल बनी है, ये वाली, कौन सी? ये वाली, ये वाली, इस सेल। तो देखिए, नीचे की तरफ जो ऊपर वाली सेल को, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल। नीचे वाली जो सेल बनी है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी पैराइटल सेल दोनों ही डिप्लॉइड सेल होती हैं। ये भी 2 एन सेल होती है और ये भी डिप्लॉइड सेल होती है, ये भी 2 एन सेल, ठीक है? फर्दर फिर से डिवीजन होता है।
अब जब फर्दर डिवीजन होता है तो ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये 4 लेयर में डिवाइड होती है, 4 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखिए ये कौन कौन सी 4, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ये लेयर पढ़ी है इन्हीं 4 लेयर में डिवाइड हो जाती है। अब ये कौन कौन सी लेयर है दिखाता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले ये जो ऊपर की तरफ लेयर बनी, तो सबसे पहले जो बाहर की तरफ लेयर बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल। तो सबसे पहले, फिर दूसरी उसके नीचे एक लेयर बनी जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम या एंडोथीसियम, एंडोथीसियम में। ठीक है, उसके नीचे एक लेयर बनी थी फर्दर। ठीक है, तो एंडोथीसियम लेयर के नीचे फिर ये डिवाइड होगी, तो थर्ड नंबर पे क्या आएंगी, मिडिल लेयर्स बनेंगी, 3 मिडिल लेयर्स बनेंगी। तो मिडिल लेयर्स बन जाती है, और मिडिल लेयर्स के बाद ये सब डिप्लॉयड सेल है, 2n सेल, 2n सेल, 2n सेल, है ना, 2n सेल। और ये सबसे अंदर वाली जो लेयर बनी चौथी, जिसको कि आपने बोला टैपिटम। ठीक है, टैपिटम, ये भी डिप्लॉयड सेल्स होती है। तो देखो इस तरह से प्राइमरी पैराइटल सेल 4 लेयर में बन जाती है, एपिडर्मल सेल, एंडोथेलियल, मिडिल लेयर और टैपिटम। चारों के फंक्शन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अब जो होता है प्राइमरी स्पोरोजीनस जो सेल्स होती है, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल पहले ग्रो करती है, इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद इनमें क्या शुरू होता है, इनमें शुरू होता है मियोसिस। तो पहले माइटोसिस होगा, उसके बाद मियोसिस होगा। मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, भाई रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। मियोसिस होने के बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से ही क्या बनेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन। सो दिस इज द डिवीजन और डेवलपमेंट ऑफ सेल। समझ में आया, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। और एक बात, अच्छा आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है? व्हाट इज पेरिक्लिनल डिवीजन? दो तरह के डिवीजन होते हैं, बार बार आप ये बात सुनेंगे, और प्लांट में सिर्फ आप सुनेंगे, पेरिक्लिनल, और दूसरा डिवीजन होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। बोलो भाई कौन बताएगा, पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है, एंटीक्लिनल डिवीजन क्या है? दोनों ही क्या है, दोनों सिंपल डिवीजन है। सिंपल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। बताइए, हाँ क्या बोलते हैं, बताओ, बोलो भाई, जल्दी जल्दी क्विक बताओ। पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, व्हाट इज पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पता, देखो तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा पहले बताओ, सबने नोट कर लिया ऊपर वाला? बोलिए बोलिए जल्दी बताओ, मैसेज करो मुझे, अगर नोट कर लिया तो फिर मैं आगे बताता हूँ। मैसेज करो भाई सब लोग। ओके डन, ग्रेट जुआ, ग्रेट। बाकी सब लोगों ने कर लिया, प्लीज प्लीज मैसेज कीजिए जल्दी से। गुड रेहान, ठीक है। तो होप सबको यहां तक बात समझ में आ गई मेरी। ठीक है, ओके वलीद, गुड। तो चलो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द पेरिक्लिनल डिवीजन, व्हाट इज द एंटीक्लिनल डिवीजन। अब देखो पेरिक्लिनल डिवीजन में क्या होता है कि जब भी कोई, सपोज दैट ये एक सेल है ना, ये सेल क्या है, ये यूं डिवाइड होती है, मतलब पेरीफेरी की तरफ। मतलब कि कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि ये सर्कुलर फॉर्म में अगर सेल डिवाइड होती है, और सेल में डिवीजन ऐसा होता है कि डिवीजन में सेल की ग्रोथ जो हो रही है वो बाहर की, इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। और जब भी कोई माइटोसिस होता है, कोई भी डिवीजन होता है,
उसमें कोई एक ये सेल थी, और सेल का डिवीजन जब कभी इस प्लेन में होता है, इस तरह के प्लेन, है ना, दिस काइंड ऑफ प्लेन। तो इस तरह के प्लेन में मतलब कि क्या मतलब हुआ, मैंने पहले बताया कि सेल डिवाइड हो रही है, ऐसी सेल थी और इसी में एक सेल बनी और सेल वो बाहर की तरफ डेवलप हो गई, तो आप बोलेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। अच्छा, एंटीक्लिनल डिवीजन क्या है, जब सेल में डिवीजन होता है इस तरह का, इस तरह से साइड बाय साइड डिवीजन होता है ना, तो इस तरह से जब डिवीजन होता है तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीक्लिनल डिवीजन। तो दिस इज एंटीक्लिनल डिवीजन एंड दिस इज पेरिक्लिनल डिवीजन, आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये जितनी सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ है, ये सभी सेल्स का फॉर्मेशन, इन सभी टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन ये पेरिक्लिनल डिवीजन है, पेरिक्लिनल डिवीजन, है ना। और ये जो नीचे वाला डिवीजन हुआ है ये दोनों हुए हैं, पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल भी हुआ है इसमें, और साथ में इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन। तो इसमें दोनों तरह का डिवीजन हो, पेरिक्लिनल भी हुआ है, एंटीक्लिनल भी हुआ है, और पहले वाले में, ऊपर वाले में सिर्फ पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ है। क्लियर टू एवरीवन? अगर सबको क्लियर हो गया होगा तो मैं नोट करा देता हूं, चलिए तो नोट कर लीजिए फिर, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा ठीक है रेहान, मैं एंटीक्लिनल बता देता हूँ। एंटीक्लिनल क्या होता है, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर, समझना रेहान। ये मान लो एक सेल का कोई स्ट्रक्चर है, कोई प्लांट का स्ट्रक्चर, और इस प्लांट के स्ट्रक्चर में ये सेल्स है, ये ओरिजिनल सेल्स है, मदर सेल्स है, कोई भी तरह की मदर सेल्स है। अब देखो, तो मैंने आपसे बताया कि अगर डिवीजन कुछ ऐसा हो कि इसमें डिवीजन ऐसा हुआ कि बाहर की तरफ नई सेल्स बन गई, है ना, तो इन्हीं सेल में डिवीजन हुआ और बाहर की तरफ नई सेल्स का डेवलपमेंट, एडिशन हो गया, इसको, इसका मतलब ये कि ग्रोथ किधर हो रही, पेरीफेरी में ग्रोथ हो रही है, इसका सरकमफ्रेंस बढ़ता जा रहा है, पेरीफेरी में ग्रोथ होती है रही, तो ऐसे डिवीजन को तो हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड पेरिक्लिनिक। तो ये जो सेल एड ऑन हुई, इन सेल का एडिशन हुआ पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल। अब इन्हीं में एंटी क्लिनल डिवीजन में करके दिखाता हूं। एंटी क्लिनल डिवीजन, एंटी क्लिनल डिवीजन का ये मतलब हुआ कि देखो इसी में क्या हुआ, ये सेल ऐसे डिवाइड हो गई, ऐसे, देखो इसी में ये सेल ऐसे डिवाइड हो गई, एक सेल दो में डिवाइड हो गई, ये वाली भी सेल दो में डिवाइड हो गई, ये वाली भी सेल, साइड बाय साइड डिवीजन होता जा रहा है, ऐसे डिवीजन होता जा रहा है ना, ऐसे डिवीजन होता जा रहा है। इस तरह के डिवीजन से देखो, इसमें पेरीफेरी की तरफ ग्रोथ हो ही नहीं, इसमें साइड बाय साइड ग्रोथ हो रही है। इस तरह से जो सेल्स बनती हैं, इस तरह से डिवाइड करती हैं, इन सेल्स के डिवीजन को मैंने कहा एंटी क्लीनर। इज इट क्लियर? एंटी क्लीनर, समझ आ गया रेहान? तो ये हमारा एंटी क्लीनर डिवीजन, ओके ठीक है, राइट। तो आप नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, अब आप उसको नोट कर लीजिए, फिर यहां से वाइंड अप करेंगे हम लोग। नोट करिए, चलिए। The development of pollen sac, development of pollen sac begins with differentiation of begins with differentiation of archisporial, begins with differentiation of archisporial cells, begins with differentiation of archisporial cells. Full stop. Next point. Archisporial cells divide by
archisporial cell divide by periclinal division into पेरी तो पेरी archisporial cell divide by periclinal division, ये वाला periclinal division into primary parietal cell and primary into primary parietal cell, ये वाला primary parietal cell and primary sporogenous cell. Full stop. Next point. The cells of primary parietal cell, the cells of primary parietal cell again divide by periclinal division, again divide by periclinal division and produces single layer epidermis, comma one single layer of epidermis the single layer of epidermis, comma single layer endothelium, single endothelium, ये वाली, comma 1 to 3 layer of middle layer, 1 to 3 layer of middle layer and a single layer of tapetum, Next point. The cells of sporogenous tissues, divide, the cells of sporogenous tissues divide to give rise microspore, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, है ना, सभी लोग, किसी को कहीं पे डाउट हो, ठीक है। जुहा, वलीद, रेहान, फाइका, जिशान, किसी को कहीं पे भी डाउट हो या ना समझ में आया हो प्लीज, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो पूछिए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वलीद, थैंक यू फाइका। मैं नाम सही ले रहा हूं ना, किसी का नाम गलत दूं तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू जुआ, थैंक यू, ठीक है।
तो वाइंड अप किया जाए यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। इन केस अगर आपको डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में ही पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।